हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के ऊपर। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा। हमने स्टार्ट की थी एलिमेंट्री कैनाल। भाई चैप्टर चल रहा है अपना डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते जा रहे हैं कि पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरली कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, किन किन संरचनाओं का योगदान है। देन उसके बाद हम बात करेंगे डाइजेशन की, कैसे डाइजेशन होता है, मतलब फूड का पाचन कैसे होता है। और उसके बाद करेंगे हम अवशोषण कैसे होता है। फिर डिजीज की बात करेंगे, कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं। तो अब तक की अगर हम बात करें तो 2 लेक्चर हम कर चुके हैं, मतलब 2 क्लासेस अपनी हो चुकी हैं, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल शुरू की थी। और उसमें से भी जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें ओनली बक्कल कैविटी के बारे में बात की थी, जिसमें हमने देखा था टंग, टीथ, उनकी लोकेशन, वाल्डेर रिंग के बारे में बात की थी, कौन सी स्ट्रक्चर किस तरह पे, कौन सी स्ट्रक्चर का क्या क्या योगदान है, ये वाली चीजें हमने बक्कल कैविटी में देखी थी। देन उसके बाद में हमने एलिमेंट्री कैनाल को कंटिन्यू किया था और उसमें देखा था हमने कि फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये लास्ट लेक्चर तक हो चुका था। अब हम बात करें, अब ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सिस्टम है वो कंप्लीट हो गया है कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पाई जा रही है और क्या क्या योगदान करने वाली है ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में। ठीक है, अब हम बात करने वाले असेसरी ग्लैंड्स की, जो डाइजेशन में मदद करती हैं, या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की जो फूड को पाचन में मदद करती हैं। अब ये हमारे पास 3 है, कौन कौन से, एक तो 3 टाइप की हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, लीवर हैं और पेनक्रियाज हैं। अब इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, पहले सलाइवरी ग्लैंड पढ़ेंगे, फिर लीवर पढ़ेंगे, देन पेनक्रियाज। अब इनसे होने वाले सिक्रेशन, इनसे कौन कौन से सिक्रेशन होते हैं, किस किस टाइप के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, कौन सी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सीक्रेट होता है, किस जगह पर जाके वर्क करता है, कौन से टाइप के फूड को ये डाइजेस्ट करता है। मतलब एंजाइम भी एक स्पेसिफिक होते हैं कि भाई यही एंजाइम इस टाइप के फूड को डाइजेस्ट करेगा। तो ये वाली चीजें देखेंगे कि कौन सा एंजाइम कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, कौन सी ग्लैंड से कौन सा एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, और कौन से टाइप के फूड पे ये वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, कितना डाइजेस्ट कर रहा है उसको। ठीक है, लोकेशन क्या है फूड के डाइजेस्ट होने की, कि कहाँ पर किस टाइप का एलिमेंट्री कैनाल है पूरी। अब इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल में कहाँ पर किस टाइप का फूड के डाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये तो डाइजेशन वाले में देखेंगे, लेकिन साथ ही हम बात करेंगे कि जो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं वो किस टाइप की फूड पे वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली सलाइवरी ग्लैंड्स, देन उसके बाद लीवर और पेनक्रियाज। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में अगर हम बात करें तो 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में पाई जाती है। और कहाँ पाई जाती हैं? बक्कल कैविटी के आसपास। देखिए फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स associated with the alimentary canal include the salivary glands, liver and pancreas। भाई इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में, एक बात करने वाले हैं लीवर के बारे में, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और एक पेनक्रियास के बारे में। ठीक है, इन ह्यूमन 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, सलाइवरी ग्लैंड्स स्टार्ट कर रहे हैं। इन ह्यूमन 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। कौन कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड्स 1 पेयर, सब मैक्सिलरी या फिर बोल सकते हैं सब मैंडिबुलरी ग्लैंड्स 1 पेयर, एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स 1 पेयर। तो 1 1 1 तीनों टाइप की एक एक पेयर पाई जाती हैं। तो 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब इसमें पैराटिड ग्लैंड्स की अगर डायग्राम पे आप नजर करेंगे थोड़ी सी, तो पैराटिड ग्लैंड्स जो है यहाँ ईयर के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, पैराटिड ग्लैंड्स। दूसरा है सब मैक्सिलरी या फिर सब मैंडिबुलरी, मतलब ये अपने मैंडिबल बोन या मैक्सिबल बोन से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो सब मैंडिबुलर या बोल सकते हैं मैक्सिलरी जो ग्लैंड है वो यहाँ पर पाई जाती है। ये जो मैंने सर्कल किया है, ये वाली जो ब्लू है, ये वो वाली ग्लैंड है। कौन सी? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। देन उसके बाद आती है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल का मतलब होता है, लिंगुअल जो वर्ड यूज हुआ है वो टंग के रेफरेंस में यूज हुआ है, सब लिंगुअल। ठीक है, तो ये टंग के नीचे पाई जाती है, ये ग्रीन कलर की, ये कहलाती है सब लिंगुअल ग्लैंड। अब इनको एक एक को पढ़ेंगे हम। ठीक है, चलिए पैराटिड ग्लैंड बिलो द ईयर कहां पाई जा रही है? पैराटिड ग्लैंड बिलो द ईयर, ईयर के नीचे। लार्जेस्ट है ये इन तीनों की तुलना में। जो ये पैराटिड, सब मैक्सिलरी और सब लिंगुअल है, इनमें से ये जो पैराटिड ग्लैंड है ये बड़ी है इन दो की तुलना में। और इससे जो डक्ट निकलती है इसके सिक्रेशन के लिए, वो उस डक्ट का नेम है स्टेंसन डक्ट, डक्ट ऑफ स्टेंसन। और कहां पर ओपन होती है? अपर वेस्टिब्यूल, ओपन इनटू अपर वेस्टिब्यूल। जो स्टेंसन डक्ट्स हैं वो कहां ओपन होती है? अपर वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल कहां पर प्रेजेंट है? माउथ के अंदर। अगर कोई स्टूडेंट नया हो, बक्कल कैविटी की स्टडी अभी तक उसने नहीं की है, वो डायरेक्ट इसी लेक्चर से जुड़ा है हमसे, तो वो फर्स्ट वीडियो को देख ले। ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है उसकी फर्स्ट वीडियो को देख ले, उसमें बक्कल कैविटी को डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो वहां पता चलेगा वेस्टिब्यूल किसे कहते हैं। सिक्रेशन ऑफ
टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम का सीक्रेशन, इसको सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं इसी एंजाइम को, टाइलिन एंजाइम को। तो जो टाइलिन एंजाइम है वो कौन सी ग्रंथि द्वारा सीक्रेट हो रहा है? पेराटिड ग्लैंड्स द्वारा। देन आती है सब मैक्सिलरी या फिर बोल सकते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड, प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जो। इसीलिए दोनों जो, ये जो है अपर जो, लोअर जो, इनका जो जंक्शन है, ये जहां पे टच हो रहा है, इस जंक्शन पे पाई जा रही है या कौन सी ग्लैंड? सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर। इसीलिए नाम से ही पता चल रहा है सब मैक्सिलरी, या तो मैक्सिला बोन या मैंडिबुलर बोन। अब जब दोनों के जंक्शन पे प्रेजेंट है तो दोनों के नेम से हम इसको बोल सकते हैं, सब मैक्सिलरी भी बोल सकते हैं, सब मैंडिबुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कहां प्रेजेंट है? प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ अपर एंड लोअर जो। अब इसमें डक्ट कौन सी पाई जा रही है? वॉटसन डक्ट ओपन इनटू ओरल कैविटी। वॉटसन डक्ट होती है इसकी जो ओरल कैविटी के ओवर कैविटी में आके ओपन होती है, ओरल कैविटी में। ठीक है, सबलिंगुअल ग्लैंड्स। अब सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहां पाई जा रही है? टंग के नीचे, बिलो द टंग, टंग के नीचे पाई जाती हैं। डक्ट ऑफ रिविनस ओपन इनटू वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग। ठीक है, रिविनस के डक्ट इसके सिक्रेशन को कैरी करती हैं और कहां जाकर ओपन होती है? ये वेंट्रल सरफेस ऑफ टंग, टंग के वेंट्रल सरफेस पे जाकर ओपन होती हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई इनके तीनों की लोकेशन और इनके सिक्रेशन और इनके डक्ट्स की बात। ठीक है, अब बात करते हैं सलाइवा कंपोजिशन। सलाइवा का कंपोजिशन क्या होता है कि भाई 99.5% इसमें वाटर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? वाटर, वाटर प्रेजेंट होता है। और 0.5% प्रेजेंट होता है इसमें म्यूकस। और म्यूकस के अंदर कौन क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? भाई 99.5% वाटर की बात कर ली तो बचा क्या है? 0.5%। अब इस 0.5% में क्या क्या प्रेजेंट है? म्यूकस। अब इस म्यूकस में 3 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट है, 3 टाइप के केमिकल प्रेजेंट है। एंजाइम तो 2 टाइप के, जैसे टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम इसी को सलाइवरी एमाइलेज भी बोलते हैं। ओके, लाइसोजाइम एंजाइम, 2 एंजाइम तो ये हो गए। थायोसाइनाइड एंजाइम, ठीक है, थायोसाइनाइड पाया जाता है, एंजाइम नहीं है, थायोसाइनाइड पाया जाता है, आयंस। ठीक है, आयंस प्रेजेंट है। और यहां पर एक इम्यूनिटी पाई जाती है आईजीए। कौन सी टाइप की? भाई 5 टाइप की इम्यूनिटी होती है, जिसकी शॉर्ट ट्रिक है गम दे। ठीक है, अगर इम्यूनिटी को याद करना हो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है गम, गम GAM, गम दे, DE। ओके, गम दे। तो ये तो हो जाएगी IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। ठीक है, ये इन इम्यूनोग्लोबिन को याद करने की ट्रिक है, गम दे। तो जो IgA है, ये टाइप की इम्यूनिटी अपनी सलाइवा के अंदर पाई जाती है। टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं, थायोसाइनेट पाया जाता है और आयंस पाए जाते हैं। ठीक है, पीएच इसकी होती है 6.8। पीएच कितनी होती है? 6.8 इसकी पीएच होती है। और सलाइवा जो है वह 1500 ml, लगभग 1500 ml डेली का सिक्रेशन होता है अपने माउथ के अंदर। एक यंग वुमन के अंदर, एक यंग ह्यूमन के अंदर लगभग 1500 ml जो सलाइवा है उसका डेली सिक्रेशन होता है। इनके क्या यूजेस हैं, कौन सा सिक्रेशन, कौन सा एंजाइम किस पे वर्क करेगा, ये सारी बातें हम डाइजेशन वाले पोर्शन में देखेंगे। भाई फूड का जो पाचन होगा ना, वो वाला भी एक अपना टॉपिक है, उसके ऊपर भी एक पूरा लेक्चर बनेगा फूड के पाचन के ऊपर। तो वहां हम बात करेंगे कौन कौन से एंजाइम किस किस पे वर्क करेंगे। जैसे टाइलिन एंजाइम है, यह स्टार्च के ऊपर वर्क करेगा। ठीक है, 30% स्टार्च का जो है डाइजेशन हमारे बक्कल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, लाइसोजाइम किस पे वर्क करेगा, थायोसाइनेट के, आईजीजीए, आयंस की क्या वर्क है, ये सब हम वहां बात करेंगे डाइजेशन वाले लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। अभी सिर्फ हम ग्लैंड्स वाली बात करेंगे इस लेक्चर में। अब आती है लीवर ग्लैंड, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, साइज में। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी और वेट इसका होता है अबाउट 1.2 से लेकर 1.5 kg। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली ये साइज दी गई है 1.2 से लेकर 1.5 kg इन एन एडल्ट ह्यूमन। एडल्ट ह्यूमन की बात की जा रही है, भाई बच्चे की बात नहीं की जा रही है, उसमें तो बच्चे का वजन ही 1.2 से 1.5 होता है। अपन एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहे हैं, लगभग 25 वर्ष के ह्यूमन की बात कर रहे हैं। उसके अंदर जो है ये ग्लैंड होती है लार्जेस्ट ग्लैंड, लीवर। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है अपना, इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी किसको कहते हैं? भाई जो डायाफ्राम है अपना, डायाफ्राम के नीचे वाला पोर्शन कहलाता है एब्डोमिनल कैविटी और डायाफ्राम के ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है थोरेसिक कैविटी।
और एब्डोमिनल कैविटी को भी दो रीजन में बांटा गया है। जो अपना नेवल है, नाभि है, नाभि से ऊपर वाली जो अपना एब्डोमिनल कैविटी है उसको बोलते हैं अपर एब्डोमिनल कैविटी, और नाभि के नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो जो अपना डायाफ्राम है वहां पर प्रेजेंट होता है, कहां पर, कि इट इज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में किस जगह, जस्ट बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के जस्ट नीचे। ठीक है, और डायाफ्राम के जस्ट नीचे ही अपना स्टमक भी पाया जाता है, लेकिन जो लीवर होता है ये राइट साइड पे प्रेजेंट होता है, और जो अपना स्टमक है वह प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड पर, और दोनों ही प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में जस्ट बिलो द डायाफ्राम। ओके, हैज टू लोब्स। अब इस लीवर के भी दो लोब्स पाए जाते हैं, लेफ्ट वाला लोब होता है स्मॉल लोब और राइट वाला लोब होता है लार्ज लोब। ठीक है, बोथ लोब आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। ये नाम याद रखना, फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के द्वारा दोनों लोब एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लीवर के लोब हैं राइट एंड लेफ्ट, ये दोनों कौन से स्ट्रक्चर के द्वारा सेपरेट रहते हैं, या लिगामेंट पूछ ले कौन से लिगामेंट के द्वारा सेपरेट रहते हैं, तो लिगामेंट का नाम है फेल्सिफॉर्म। फेल्सिफॉर्म लिगामेंट के द्वारा दोनों लोब सेपरेट रहते हैं। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में देखेंगे आप कि ये देखिए, ये हो गया राइट वाला लोब, ये लार्जेस्ट लोब है इसका, ये स्मॉल वाला लोब है लेफ्ट लोब। ओके, और ये रहा व्हाइट कलर का फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। जो व्हाइट कलर का यहाँ पर सेप्टा नजर आ रहा है आपको, इसको बोल रहे हैं हम लिगामेंट। यह लिगामेंट होता है फेल्सिफॉर्म लिगामेंट। ठीक है, ऊपर की तरफ इसको बोल रहे हैं कोरोनरी लिगामेंट, देन नीचे की तरफ बोल रहे हैं हम लिगामेंटम टेरेस। और आपको यहाँ पर ग्रीन कलर की एक स्ट्रक्चर नजर आ रही होगी हल्की सी डॉट के साथ, फिर कंटिन्यू रेगुलर इसको डार्क दिखाया गया है डायग्राम में। ये होता है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर का क्या यूज है, ये भी गॉल ब्लैडर की बात करेंगे हम, जहां पर देखेंगे कि भाई जो लीवर के द्वारा बाइल का सिक्रेशन होता है वह कहां कंसंट्रेटेड और कहां स्टोरेज होता है उसका, गॉल ब्लैडर के अंदर। लीवर से, लीवर में तो बाइल का प्रोडक्शन होता है, बनाया कहां जाता है, लीवर के अंदर, लेकिन स्टोरेज कहां किया जाता है, ब्लैडर के अंदर। कंसंट्रेट कैसे, कहां पर होता है उसका, उसको सांद्रित कहां किया जाता है, उसको गाढ़ा कहां किया जाता है, ब्लैडर के अंदर, गॉल ब्लैडर के अंदर। ओके, तो ये पॉइंट डन हुए अपने लीवर के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। लीवर की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि लीवर एक तो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी है, साथ ही यह बहुत सारे प्रोसेस डन करता है अपनी बॉडी के अंदर। डाइजेशन से रिलेटेड तो बिल्कुल ही है कि स्टोरेज वाली स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीजों का स्टोरेज करता है, बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं। एज इसको बोल सकते हैं, क्वेश्चन बनता है कि बायोकेमिकल फैक्ट्री बोला जाता है लीवर को, क्योंकि बहुत सारी रिएक्शंस चलती हैं, बहुत सारी चीजों का कन्वर्जन चलता है, कौन सी चीज को किस चीज में बदल दिया जाता है। जैसे अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है ओनिथिन साइकिल द्वारा, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ये सारी प्रोसेस चलती है। तो लीवर को एज ए बायोकेमिकल फैक्ट्री ऑफ ह्यूमन बॉडी कंसिडर किया जाता है, और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस पर। चलिए इसके पॉइंट क्लियर करते हैं जल्दी से। इंटरनली इट इज मेड अप ऑफ मेनी पॉलीगोनल लोब्यूल स्ट्रक्चर। बहुत सारी पॉलीगोनल लोब्यूल स्ट्रक्चर पाई जाती है इंटरनली। इसकी स्ट्रक्चर अगर सेक्शन कटिंग करें, पीएस लेवें इसका और देखें तो अपन को बहुत सारे पॉलीगोनल लोब्यूलर स्ट्रक्चर नजर आएगी लीवर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द हिपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर कंटेनिंग हिपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोड। भाई हिपेटिक सेल्स जो है एक कोड की फॉर्म में अरेंज हो रही है, एक लाइन में अरेंज है, बहुत सारी लाइन बाय सीक्वेंस से लाइन बनाए हुए हैं ये सेल्स, लाइन में एकदम सीक्वेंस से अरेंज है, जिसको हम बोल रहे हैं कोड। हिपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोड। कोड का मतलब है एक रोड की फॉर्म में, मतलब एकदम सीक्वेंस में अरेंज है। अभी इसका लार्ज डायग्राम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, द हिपेटिक लोब्यूल्स आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। तो लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन सी है, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है लीवर की, हिपेटिक लोब्यूल। और हिपेटिक लोब्यूल क्या है, एक पॉलीगोनल स्ट्रक्चर है इंटरनली लीवर की, बाहर से तो नजर नहीं आती, टीएस काटेंगे तभी नजर आएगी। ठीक है, तो दो पॉइंट क्लियर होते हैं, कौन सा, कि एक तो क्वेश्चन बनता है कि लीवर की जो है फंक्शनल और स्ट्रक्चरल, कार्यशील और संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी है, या बोले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है, तो हम बोलेंगे जवाब में हिपेटिक लोब्यूल्स। और क्या कंटेन करते हैं,
कंटेनिंग हिपेटिक सेल्स, जो लोब्यूल्स हैं वह हिपेटिक सेल्स को कंटेन करते हैं। और ये कैसे अरेंज है? अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोड, कोड की फॉर्म में अरेंज है। अब एक बात समझ में आ रही होगी यहाँ पे, शायद नहीं आ रही होगी। हिपेटिक, हिपेटिक किसको बोलते हैं? हिपेटिक टर्म जो है वह लीवर के संदर्भ में यूज की जाती है। हिपेटिक टर्म लीवर के संदर्भ में बोली जाती है। इसका मतलब होता है कि लीवर से रिलेटेड कोई कोई बात कही जा रही है। हिपेटिक टर्म बहुत जगह यूज होगी, जैसे हिपेटिक सेल, हिपेटिक लोब्यूल, हिपेटिक कुछ भी बोल सकते हैं, हिपेटिक डक्ट। ये सभी हिपेटिक जो आगे का वर्ड है वो लीवर के संदर्भ में बोला जा रहा है, लीवर के रेफरेंस में बोला जा रहा है। इच लोब्यूल्स इज कवर्ड बाय, भाई जो फंक्शनल यूनिट है ना लोब्यूल, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इच लोब्यूल इज कवर्ड बाय अ थिन कनेक्टिव टिश्यू शीथ। कनेक्टिव टिश्यू की एक शीथ होती है, कौन सी होती है? थिन, पतली कनेक्टिव टिश्यू की, उनके द्वारा ये कवर रहते हैं हर एक लोब्यूल। और इस जो शीथ है जो इस लोब्यूल को कवर किए हुए हैं, इसको क्या बोल रहे हैं? ग्लीसन कैप्सूल्स। ये साइंटिस्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट डिस्कवरी की, किसी ने अपने नाम पे ही इन स्ट्रक्चर का नाम रख दिया, तो इनके नाम से पूछा जा सकता है, इनका कोई दूसरा नाम नहीं होता। ग्लीसन कैप्सूल मतलब ग्लीसन कैप्सूल, बात खत्म। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि भाई जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लीवर की, वह किस टाइप के कनेक्टिव टिश्यू से कवर है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू से कवर है तो उसको क्या बोल रहे हैं? भाई कनेक्टिव टिश्यू से तो कवर है, ये क्लियर हो गया कि वह एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन उसको भी कुछ नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? ग्लीसन कैप्सूल बोलते हैं हम उसको। चलिए अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को हम देखते हैं क्या क्या प्रेजेंट है। देखिए ये तो है बाइल केनालिकुली। क्या होती है बाइल केनालिकुली? अभी बात करेंगे। ये है यहाँ पर रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स, जिसको बोलते हैं कूपर सेल्स। कूपर सेल्स जो है वह आरबीसी का भक्षण करती हैं लीवर के अंदर। जो डेड आरबीसी होती है उनका भक्षण कर जाती है। फेगोसाइटोसिस का जो फंक्शन है वो परफॉर्म किया जाता है इनके द्वारा, कूपर सेल्स के द्वारा। ये है स्ट्रक्चर हिपेटिक साइनोइड, हिपेटिक साइनुसोइड। ओके, साइनुसोइड। ये जो खांच नजर आ रही है ब्लू कलर की, इसको बोलते हैं हिपेटिक साइनुसोइड। और इस हिपेटिक साइनुसोइड के अंदर ही ये हिपोटोसाइट अपने सीक्रेशन को सीक्रेट करती हैं। ये जो सेल्स अरेंज हो रही है ना, बहुत सारी डॉट 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 डॉट, बहुत सारी डॉट के अंदर डॉट, डॉट के अंदर डॉट, भाई बाहर तो सेल, उसके अंदर वाला डॉट उसका केंद्र, तो डॉट डॉट फॉर्म में बहुत सारी सेल्स अरेंज हो रही है। इस अरेंजमेंट को हम कोड बोल रहे हैं। और एक यूनिट, एक जो सिंगल सेल को हम हिपेटोसाइट बोल रहे हैं। और इन सेल्स के द्वारा जो सीक्रेशन होएगा वो इस केनालिकुली में डाल दिया जाएगा। ये जो खांच है इसमें डाल दिया जाएगा। इसको हम खांच को क्या बोल रहे हैं? हिपेटिक साइनुसोइड। ओके, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। अब यहां से क्वेश्चन बोलता है पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड क्या होता है? तो पोर्टल ट्रायड, ट्राई मतलब तीन चीजों से मिलकर बना होता है ये पोर्टल ट्रायड। अब इसमें क्या क्या कौन कौन भाग लेता है, इन तीनों चीजों में कौन कौन इंक्लूड है इन तीन चीजों के अंदर? ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, एक तो बाइल डक्ट जो बाइल को कंटेन करेगी, ठीक है, जो बाइल जिसमें जिस डक्ट में भरा होता है बाइल, उसको बोल रहे हैं हम बाइल डक्ट। और ये किसी एक मेन जो ब्रांच होती है, जो मेन एक शाखा निकलती है बाइल को लेके, उससे बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं, तो कोई सी भी एक ब्रांच मान लेते हैं इसको कि ये एक ब्रांच है, ठीक है। तो ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, देन ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन। भाई आपको पता होगा कि अभी तो आप यहां तक ही पहुंचे हैं, डाइजेशन वाला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। आगे जब हम बढ़ेंगे तो रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन वाला चैप्टर की बात करेंगे, तो वहां पर पता चलेगा कि लीवर एक हिपेटिक पोर्टल सिस्टम की तरह भी वर्क करता है। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी वेन ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट हार्ट के अंदर जाकर नहीं खुलती हैं, या फिर डायरेक्ट सुपीरियर वेना केवा या इंफीरियर वेना केवा में नहीं खुलती हैं, ठीक है। भाई वेन जो है वह अशुद्ध रक्त कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, या फिर कह सकते हैं CO2 युक्त ब्लड को कंटेन करती हैं। अब इस ब्लड को हार्ट तक ले जाना रहता है, ठीक है, लंग्स तक, हार्ट तक ले जाना रहता है, और हार्ट उसको लंग्स तक भेजेगा, तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं लंग्स तक ले जाना रहता है। जाएगा तो पहले हार्ट में, हार्ट पंप करके उसको लंग्स तक भेजेगा, तो हम कोई किसी भी को रेफरेंस मान सकते हैं, या तो बोल सकते हैं कि लंग्स तक ले जाना रहता है, या बोल सकते हैं हार्ट तक ले जाना रहता है। ओके, ये तो बात हुई ब्लड को ले जाने की। पर होता क्या है कि कुछ वेन्स ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट हार्ट तक नहीं जाती हैं, डायरेक्ट मेन शाखा तक नहीं जाती हैं अशुद्ध रक्त को लेकर। ये क्या करती हैं? यह लीवर में आके खुलती हैं,
फिर लीवर इन सब के ब्लड को, जो दूसरे स्ट्रक्चर है उनकी अशुद्ध ब्लड को, अपने खुद के अशुद्ध ब्लड को और उन स्ट्रक्चर के अशुद्ध ब्लड को लेकर एक अपनी वेन के साथ इंटर करता है हार्ट के अंदर। डायरेक्टली तो नहीं, पर मेन शाखा के अंदर इंटर करता है। तो ये जो सिस्टम बना कि भाई कुछ स्ट्रक्चर ऐसी थी जिनकी जो वेन है वह हार्ट के अंदर नहीं खुलती डायरेक्ट, वह यकृत को दे देती है कि भाई हमारा रक्त भी आप ही ले जाओ, कहां, हार्ट तक, या फिर बोल सकते हैं लंग्स तक। तो इस टाइप का सिस्टम बनता है। इसको स्ट्रक्चरली हम समझेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके अंदर क्लियर करेंगे बिल्कुल स्ट्रक्चर के साथ कि क्या होता है पोर्टल सिस्टम। अभी तो बस आप नॉलेज के लिए ध्यान रखिए कि पोर्टल वेन हम किसको बोल रहे हैं। ये पोर्टल वही वेन है जो दूसरे स्ट्रक्चर के अशुद्ध ब्लड को भी कंटेन करेगी और खुद लीवर के अशुद्ध ब्लड को भी कंटेन करेगी। चलिए, तो बात कर रहे थे हम पोर्टल ट्रायड की। इसमें एक तो हो गया अपना ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, ओके, सेकंड हो गया ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन एंड ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी। भाई आर्टरी भी तो आएगी लीवर के अंदर शुद्ध रक्त को लेके। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन देखिए, ये रेड कलर की हिपेटिक आर्टरी, ये देखिए ये हिपेटिक आर्टरी, ब्लू कलर की हिपेटिक पोर्टल वेन, ग्रीन कलर की ब्रांच ऑफ बाइल डक्ट, तीनों एक साथ मिलकर अरेंज हुई है, तीनों एक साथ प्रेजेंट है, मतलब सीक्वेंस है। फिर बीच में अपना हिपेटिक पोर्टल वेन, साइड पे एक तरफ हो गया बाइल डक्ट, दूसरी तरफ होगी हिपेटिक आर्टरी। तो ये जो अरेंजमेंट है ना तीनों का, इसी को बस बोल रहे हैं पोर्टल ट्रायड। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि पोर्टल ट्रायड कौन कौन सी संरचना मिलकर बनाती है, या फिर पोर्टल ट्रायड में कौन कौन सी संरचना इंक्लूड है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपेटिक सेल्स। हिपेटिक सेल्स कौन, हिपेटोसाइट, अभी बात की थी हमने उसमें डायग्राम में। तो द बाइल सिक्रेटेड बाय द हिपेटिक सेल्स पासेस थ्रू द हिपेटिक डक्ट्स, हिपेटिक डक्ट्स के थ्रू पास होता है, आगे बढ़ता है, एंड इज स्टोर्ड एंड कंसंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। क्या बात समझ में आई कि जो बाइल जो है वह सीक्रेट किया जा रहा है हिपेटिक सेल्स के द्वारा, हिपेटोसाइट्स के द्वारा, और ले जाया जा रहा है हिपेटिक डक्ट्स के द्वारा, कहां पर, गॉल ब्लैडर की तरफ। नेक्स्ट लाइन पे ध्यान देना, स्टोर एंड कंसंट्रेटेड इन अ थिन मस्कुलर सेक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको बोल रहे हैं गॉल ब्लैडर। भाई बाइल का जो सिक्रेशन हो रहा है वह लीवर के अंदर हो रहा है, और स्टोर कहां किया जा रहा है, ब्लैडर के अंदर, कंसंट्रेट कहां किया जा रहा है, ब्लैडर के अंदर। तो यहां से क्वेश्चन बनता है, बाइल इज सीक्रेटेड बाय, कहां से सीक्रेट हो रहा है, कहां पे प्रोडक्शन हो रहा है इसका, बाइल का सीक्रेशन हिपेटिक सेल्स के द्वारा हो रहा है, प्रोडक्शन कहां हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है। लेकिन ओनली ऐसा पूछा जाए सीक्रेट बाय, बाइल इज सीक्रेट बाय, और ऑप्शन में हो लीवर, ब्लैडर, और बोल सकते हैं और दूसरी स्ट्रक्चर स्टमक इंटेस्टाइन दे, तो वहां पर हमको जो आंसर पर क्लिक करना है वो क्लिक करना है ब्लैडर पर। अगर सेल दे दी जाए हिपेटिक सेल, फिर तो सेल्स पे क्लिक करेंगे हम, क्योंकि डायरेक्ट उसका ओरिजिन हिपेटिक सेल्स कर रही है तो वहीं से सीक्रेट हो रहा है। लेकिन इसका मेन सीक्रेशन, भाई इसको तो सीक्रेट कर करके यूज के लिए सीक्रेट नहीं किया जा रहा, अभी तो इसको स्टोर करने के लिए सीक्रेट किया जा रहा है। तो कहां स्टोर होगा, ब्लैडर के अंदर। जब क्वेश्चन पूछेंगे कहां से सीक्रेट हो रहा है, तो ब्लैडर से सीक्रेट होगा, क्योंकि स्टोरेज तो वहीं हो रहा है उसका, ठीक है। ऐसे पूछा जाए प्रोडक्शन कहां हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है, ठीक है। और अगर ऐसे पूछा जाए सीक्रेशन कहां हो रहा है और उसमें हिपेटिक सेल्स का भी नाम हो, तो फिर हिपेटिक सेल, क्योंकि मेन जो सीक्रेशन हो रहा है वो हिपेटिक सेल से हो रहा है। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं। तो ये बात की फर्स्ट पॉइंट के बारे में। सेकंड पॉइंट, द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, जिसको बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। भाई जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है उसको सिस्टिक डक्ट बोलते हैं, ओके। तो द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर अलोंग विद द हिपेटिक डक्ट फ्रॉम द लीवर फॉर्म्स द कॉमन बाइल डक्ट। स्टेटमेंट समझ में आया। द डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर, भाई गॉल ब्लैडर की डक्ट है एक, उसका नाम है सिस्टिक डक्ट, अलोंग विद द हिपेटिक डक्ट। हिपेटिक डक्ट कौन, लीवर की डक्ट। फ्रॉम द लीवर, लीवर से लेकर, फॉर्म बनाती हैं एक कॉमन बाइल डक्ट। कहने का अर्थ है कि एक तरफ से तो आई अपनी गॉल ब्लैडर की डक्ट, जिसको बोल रहे हैं सिस्टिक डक्ट, दूसरी तरफ से आई अपने लीवर की डक्ट, जिसको बोल रहे हैं हिपेटिक डक्ट। दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन किया और एक कॉमन डक्ट बना ली, जिसको बोल रहे हैं कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, क्लियर। देखिए डायग्राम में देखिए, भाई ये यहां से चल रही है अपनी लीवर के अंदर से, ये है अपनी हिपेटिक डक्ट, राइट लोब और लेफ्ट लोब, लीवर के दोनों लोब से निकली हिपेटिक डक्ट, और ये आ रही है इधर से सिस्टिक डक्ट, ओके।
ये आ रही है सिस्टिक डक्ट। कहां से आ रही है सिस्टिक डक्ट? ब्लैडर से। किसकी डक्ट है? ब्लैडर की डक्ट है। ओके, ब्लैडर से आ रही है। हिपेटिक डक्ट किसकी डक्ट है? लीवर की डक्ट है। दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन किया, जैसे ही ज्वाइन किया नाम चेंज हो गया। भाई दोनों के अलग अलग नाम थे, ब्लैडर की डक्ट का भी अलग नाम था और लीवर की डक्ट का भी अलग नाम था। अब जब दोनों एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर ली है तो नया नाम दे दिया एक इनको, कॉमन बाइल डक्ट के नाम से जाना जाता है। कॉमन बाइल डक्ट, ये सर्कल कर देता हूं, नजर आ रहा होगा वैसे तो आपको क्लियरली, डायग्राम का इलिस्ट्रेशन थोड़ा ज्यादा ही है तो अच्छे से क्लियर नजर आ रहा होगा। तो इसको बोल दिया कॉमन बाइल डक्ट। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स टुगेदर इनटू द डुडेनम एज द कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। देखिए फिर नाम चेंज हो रहा है। द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स टुगेदर इनटू द डुडेनम। पहले तो बाइल डक्ट आ गई, कौन सी? कॉमन बाइल डक्ट की बात कर रहे हैं, कॉमन बाइल डक्ट आ गई, ठीक है। और अब पेनक्रियाटिक डक्ट की भी एंट्री हो गई यहां पर। भाई पेनक्रियास भी तो एक ग्रंथि है, पेनक्रियास नीचे है, जस्ट इसके स्टमक और लीवर के नीचे साइड में पेनक्रियास ही आ रहा है। अब ऊपर से एक नली आ रही है, शुरू में नली स्टार्ट हुई अपने लीवर से, उसको बोल दिया हिपेटिक डक्ट। दूसरी तरफ से नली स्टार्ट हुई अपनी ब्लैडर से, जिसको बोल दिया हमने सिस्टिक डक्ट। दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन किया तो नाम चेंज हो गया, बोल दिया हमने कॉमन बाइल डक्ट। देन कॉमन बाइल डक्ट आगे रन किया उसने और उसने ज्वाइन कर लिया उसको पेनक्रियाटिक डक्ट को। और जब दोनों पेनक्रियाटिक डक्ट और कॉमन बाइल डक्ट दोनों एक साथ ज्वाइन कर लेगी तो फिर नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसको क्या नाम बोलेंगे? कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। हिपेटो कॉमन, कॉमन वर्ड रेफर कर रहा है कि ब्लैडर भी आ गया और अपना लीवर भी आ गया। कॉमन हिपेटो मतलब वही कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हिपेटो। देन पेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। कॉमन वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है? ब्लैडर की डक्ट के लिए भी और लीवर की डक्ट के लिए भी, तो कॉमन हिपेटो। देन आ रहा है पेनक्रियाटिक डक्ट, पेनक्रियास की डक्ट के लिए, तो कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ऐसे नाम परिवर्तन हुआ इनका। तो ये यहां पर देखिए, ये ऊपर से आ रही थी डायग्राम में, ग्रीन कलर की आ रही थी और जैसे ही इसने इस पर्पल कलर को ज्वाइन किया आगे जाके, और इधर से ये हल्की सी बोल सकते हैं चॉकलेटी कलर, इसकी डक्ट आ रही थी पेनक्रियाटिक डक्ट की। दोनों ने जैसे ही एक साथ दोनों को ज्वाइन किया, आपस में ज्वाइन किया, तो इसको बोल देंगे अपन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। एनसीईआरटी में दे रखा है इसको क्लियर डायग्राम कि बाइल डक्ट किसे बोलते हैं, हिपेटिक डक्ट किसे बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट किसको बोलते हैं और हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट किसको बोलते हैं। वही हम यहां पर सिद्ध कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं कि क्यों बोल रहे हैं, किस लिए बोल रहे हैं और कौन कौन सी लोकेशन से कहां से इनके नेम चेंज हो रहे हैं। चलिए स्टेटमेंट पूरा करते हैं। द बाइल डक्ट एंड द पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन्स टुगेदर इन द डुडेनम। डुडेनम में ओपन हो रही है। डुडेनम किसको बोल रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो सी शेप या बोल सकते हैं यू शेप होता है, मूव नहीं करता है। ये यहां से, मैं यहां से अभी सर्कल करूंगा, इसको आप डुडेनम बोलना। ये डुडेनम होता है, ओके, ये डुडेनम होता है, यहां से ये वाला डुडेनम, ठीक है। तो इसके अंदर ओपन होती है कौन? हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। अब स्फिंक्टर, स्फिंक्टर का मतलब तो समझ में आता होगा, अवरोधनी, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जो अवरोध पैदा करे, ठीक है, कंट्रोल करे फ्लो को, फ्लो जो मटेरियल आने वाला है उसके फ्लो को कंट्रोल करे, अवरोधनी, उसको बोल रहे हैं स्फिंक्टर। इंग्लिश में अवरोधनी को स्फिंक्टर बोलते हैं। अब स्फिंक्टर ऑफ ओडी, भाई ओडी साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने खोज की होगी इसकी तो नाम रख दिया ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ठीक है। तो कौन सा स्फिंक्टर है, कौन से स्फिंक्टर की बात हो रही है? जो अपनी कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट डुडेनम के अंदर ओपन हो रही है ना, उसकी ओपनिंग को कंट्रोल कर रहा है ये स्फिंक्टर। उस स्फिंक्टर को बोल रहे हैं अपन स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। डायग्राम को थोड़ा सा और लार्ज करके देख रहे हैं। ये तो रहा स्टमक अपना जे शेप, ये जे शेप स्टमक अपना, ये अपने लीवर के दोनों लोब राइट एंड लेफ्ट, ये ब्लैडर हो गया ग्रीन कलर का, और ये यहां से निकली अपनी सिस्टिक डक्ट, देन उसके बाद निकली ये हिपेटिक डक्ट, दोनों मिली कॉमन बाइल डक्ट, आगे गई कॉमन बाइल डक्ट, आगे गई इधर से हिपेटिक डक्ट आई, सॉरी पेनक्रियाटिक डक्ट आई, कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट जब दोनों मिली तो बोल दिया हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और जब हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट डुडेनम के अंदर खुलेगी तो इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करता है एक स्फिंक्टर, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्लियर? चलिए फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के फंक्शन की बात कर लेते हैं। बहुत सारे फंक्शन करता है लीवर, जैसे बाइल प्रोडक्शन,
कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड, फैट स्टोरेज से रिलेटेड, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, विटामिन स्टोरेज, ब्लड प्योरिफिकेशन, हीमोपोएसिस, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, योग सिंथेसिस, डीएमिनेशन ऑफ यूरिया फॉर्मेशन, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, ओके, और डिटॉक्सिफिकेशन। इतने सारे वर्क हो गए, और भी बहुत सारे वर्क हैं। ये अपने वो हैं जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, जो मुख्य मुख्य इसके फंक्शन है वो यहाँ पर लिखे गए। कौन कौन से? बाइल प्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट स्टोरेज, स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, विटामिन स्टोरेज, ब्लड प्योरिफिकेशन, हीमोपोएसिस, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, योग सिंथेसिस, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन और डिटॉक्सिफिकेशन। इधर देख लें थोड़ा सा चार्ट में, भाई डिस्ट्रॉय ऑफ ऑल आरबीसी, ठीक है, कुफर सेल्स के द्वारा फेगोसाइटोसिस किया जाता है, प्रोसेसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कंपोजिशन, प्रोड्यूस बाइल, प्रोड्यूस प्रोटीन एंड कोलेस्ट्रॉल, कंट्रोल लगभग 500 मेटाबॉलिक प्रोसेस कंट्रोल करता है ये, ब्रेक डाउन एल्कोहल एंड मेडिकेशंस, डिटॉक्सेशन ऑफ ब्लड, ये बहुत सारे वर्क हैं इसके। चलिए एक एक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि क्वेश्चन क्लियर हो जाए, अगर यहां से क्वेश्चन बने किसी भी जगह से। फर्स्ट ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? लीवर इज द मेन सेंटर ऑफ द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इट इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग वेज। कार्बोहाइड्रेट किसको बोलते हैं? एग्जाम्पल आप याद करना, देखिए कौन सी चीजों को हम कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? लाइक ए ग्लूकोज, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और ग्लूकोज ही अपनी बेसिक यूनिट होती है एनर्जी की। एनर्जी हमको ग्लूकोज से ही मिलती है, ठीक है, हमारे फूड में ग्लूकोज होना जरूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म लीवर के अंदर डन होता है, मेन सेंटर होता है लीवर कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म का, और यह डिफरेंट डिफरेंट चरणों में, या बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट वेज में, डिफरेंट डिफरेंट मेथड में, भाई जरूरत के अनुसार अलग अलग रिएक्शन परफॉर्म होती है। जैसी अपनी जरूरत वैसी लीवर अपन को रिएक्शन डन करके देता है। जैसा हमको उत्पाद चाहिए वैसा उत्पाद बना के देता है लीवर, अपनी एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग, अपनी बॉडी के डिमांड के अकॉर्डिंग। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको का मतलब क्या है? ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइको का मतलब होता है ग्लाइकोजन। भाई आधा लिया है यहाँ पर, ग्लाइको का मतलब किस संदर्भ में है? ग्लाइकोजन के संदर्भ में। जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण, प्रोडक्शन। तो ग्लाइकोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। ये आम लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं इसकी। वैसे तो यह बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोसेस होते हैं, बड़े बड़े प्रोसेस होते हैं और इंटरेस्टिंग प्रोसेस होते हैं, लेकिन अभी इनको यहाँ समझने की प्रोसेस को, पूरे चार्ट को बनाने की जरूरत नहीं। अभी सिर्फ हम डेफिनेशन और यूज से इसका काम चला रहे हैं, इतना ही सिलेबस में, इतने पढ़ने से ही अपने क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो ग्लाइकोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, एंड ग्लाइकोजन इज द मेन एक्यूमुलेटेड फूड इन द लीवर। ग्लाइकोजन जो है वह मेन फूड होता है लीवर के अंदर। लीवर के अंदर जो हम स्टोर करते हैं ना फूड को, वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करते हैं। अब ये ग्लाइकोजन सारे खेल खेलेगा। जब हमको ग्लूकोज की जरूरत होगी तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज बना लेगा। जब ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा बॉडी में तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ गई और ग्लाइकोजन ही नहीं प्रेजेंट है तो दूसरी चीजों से ग्लूकोज बना लेंगे। और जब ग्लाइकोजन की जरूरत पड़ेगी और ग्लूकोज ही नहीं प्रेजेंट है तो अन्य चीजों से हम ग्लाइकोजन बना लेंगे। बस ये चार टर्मिनोलॉजी उसी रेफरेंस में दी गई है कि ग्लाइकोजेनेसिस, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का बनाना क्या कहलाता है? ग्लाइकोजेनेसिस। और ग्लाइकोजन इज द मेन एक्यूमुलेटेड फूड इन द लीवर। चलिए अगला क्या है अपना? ग्लाइकोजीनोलाइसिस। ग्लाइको अलग अलग अंडरलाइन कीजिए, ग्लाइको को अलग, जीनो को अलग, लाइसिस को अलग, या फिर कंटिन्यू कर लीजिए जीनोलाइसिस को। ओके, तो ग्लाइकोजीनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब क्या होता है? टूटना, विघटित होना, टूट जाना, ठीक है। लाइसिस का मतलब कोई कंपाउंड है उसका टूटना। और ग्लाइकोजीनोलाइसिस,
तो ये क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन। ग्लाइको तो वही ग्लाइकोजन के संदर्भ में बोल रहे हैं अपन, और लाइसिस का मतलब टूटना। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज। ये देखिए, अब ग्लाइकोजन ने ग्लूकोज बना लिया। अभी ग्लाइकोजेनेसिस में तो अपना ग्लाइकोजन क्या बना रहा था, ग्लूकोज क्या बना रहा था, ग्लाइकोजन बना रहा था ग्लाइकोजेनेसिस में। जेनेसिस मतलब निर्माण करना, तो ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के निर्माण में हम ग्लाइकोजन का निर्माण कर रहे थे, किससे, ग्लूकोज से। लेकिन अब बात कर रहे हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस की। ग्लाइकोजिनोलाइसिस में लाइसिस हो जाएगा ग्लाइकोजन का, लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन अब कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में। इसलिए इट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल इनटू ग्लूकोज। इट हैपेंस व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज लो। ब्लड शुगर लेवल आपका लो हो चुका है, आपके ब्लड के अंदर शुगर प्रेजेंट नहीं है, ब्लड शुगर लेवल बहुत लो हो चुका है। एनर्जी काहे से मिलती है आपको, शुगर से। शुगर इन द सेंस ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है आपको। अब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो चुकी है, आपने फास्ट रखा है आज, आपने कुछ भी नहीं खाया है, आपको ग्लूकोज नहीं मिला है आज, तो आपकी बॉडी में माना कि ग्लूकोज की कमी हो चुकी है, तो आपको एनर्जी कहां से मिलेगी। अब ये ग्लूकोज कहां से आएगा, तो ग्लाइकोजन के टूटने से आएगा। ग्लाइकोजन टूटेगा, लीवर समझ जाएगा कि आपको ग्लूकोज की जरूरत है, तो लीवर के अंदर कौन सा प्रोसेस चलेगा, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अब ग्लाइकोजन का विघटन होएगा, ग्लाइकोजन का लाइसिस होएगा, और क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। और ग्लूकोज से अब क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एटीपी मिलेगी, कहां से, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से। तो जो भूखे लोग रहते हैं, भूखे रहते हैं, फास्ट करते हैं, उनको एनर्जी कहां से मिलती है, वैसे तो मिलती ग्लूकोज से, लेकिन अगर उनकी बॉडी में ग्लूकोज खत्म हो जाए तो कहां से मिलेगी फिर, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से। ओके, इट हैपेंस व्हेन द ब्लड शुगर लेवल इज लो। ध्यान रखना लाइन को। अब है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज, मतलब तो नहीं होता लेकिन उसके संदर्भ में बोला गया है। ग्लूको किसके संदर्भ में, ग्लूकोज के संदर्भ में। नियो मतलब न्यू, जेनेसिस मतलब निर्माण, ग्लूकोज का नया निर्माण। एक निर्माण तो हमने अभी किया ग्लाइकोजन को तोड़ के, नया निर्माण से मतलब है कि जो उसका मुख्य प्रिकर्सर है ग्लूकोज का, उस प्रिकर्सर तो नहीं बना रहे हैं, वो कुछ अनेक इधर उधर से चीजें इकट्ठी करके ग्लूकोज बना रहे हैं। ओके भाई, उसका मेन प्रिकर्सर तो यह है कि ग्लाइकोजन को तोड़ो और ग्लूकोज बनाओ, लेकिन अब ग्लाइकोजन नहीं है अपने पास, ग्लूकोज तो चाहिए, तो अपन दूसरी चीजें इकट्ठी कर लेंगे और उससे ग्लूकोज बना लेंगे। इसलिए इसको बोल रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया निर्माण। ठीक है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन द बॉडी फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सब्सटेंस लाइक अमाइनो एसिड एंड फैटी एसिड। ठीक है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल, न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन इन द बॉडी, बॉडी के अंदर, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सब्सटेंस। नॉन कार्बोहाइड्रेट कार्बन सब्सटेंस कौन हो सकते हैं, अमीनो एसिड हो सकते हैं, फैटी एसिड हो सकते हैं। इनके द्वारा हम क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। और क्या बोल रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का नया निर्माण। ठीक है, अब नेक्स्ट और आखिरी टर्मिनोलॉजी समझते हैं इसकी, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइको किसके संदर्भ में बोला गया, ग्लाइकोजन, नियो नया, जेनेसिस निर्माण। अब इससे पहले क्या देखा था, ग्लूकोज का नया निर्माण, अब देख रहे हैं ग्लाइकोजन का नया निर्माण। भाई बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, हमको चाहिए ग्लाइकोजन, कैसे बनाओगे। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन इन द लीवर फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस लाइक वही अमीनो एसिड वगैरह, इनसे हम ग्लाइकोजन बना लेंगे। ठीक है, तो ये चारों टर्मिनोलॉजी में बहुत कंफ्यूजन होता है, किससे क्या बन रहा है, किस स्थिति में बनता है, कब बनता है, ये बहुत सारे डाउट बनते हैं। तो आई थिंक यहां से क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट पूछ सकते हैं, कोई से भी वीडियो पे कमेंट करके किसी भी टाइप का डाउट आप पूछ सकते हैं, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो और आपका डाउट कोई सा भी हो। आप भले चैप्टर से आपका डाउट बिलोंग नहीं करता हो, आप किसी भी टाइप की वीडियो पे कोई सा भी डाउट पूछ सकते हैं, आपको जवाब दिया जाएगा। फंक्शन ऑफ लीवर पढ़ रहे थे जिसमें हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में 4 टर्मिनोलॉजी देखी। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन देख रहे हैं बाइल प्रोडक्शन। बाइल का प्रोडक्शन होता है लीवर के अंदर, कैसे होता है, इट टेक प्लेस इन द लीवर, लीवर के अंदर होता है बाइल प्रोडक्शन। इट इज द मेन फंक्शन ऑफ द लीवर, लीवर का जो मेन फंक्शन होता है वो बाइल प्रोडक्शन ही होता है। बाइल से क्या होता है, बाइल का क्या यूज है, भाई जो फैट है उसका जो डाइजेशन होता है ना, वो बाइल की वजह से ही होता है, और बाइल को हम एज अ मेन फंक्शन कंसिडर करते हैं लीवर का। ठीक है, क्योंकि जो फैट को जो पचाने में जो मिसेल बनती है, बाइल का जो
सॉरी, फैट का जो डाइजेशन होता है वो बाइल की वजह से होता है। बाइल का एक विशेष योगदान होता है मिसेल निर्माण में। अभी जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है अपना, नेक्स्ट लेक्चर जब भी आएगा उसमें हम देखेंगे डाइजेशन, और डाइजेशन में हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है। तो वहां पर देखेंगे कि जो लिपिड का डाइजेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, इस बाइल का क्या योगदान है, इसको हम डायग्राम की फॉर्म में देखेंगे। ठीक है, तो बाइल प्रोडक्शन कहां हो रहा है, लीवर के अंदर हो रहा है, और मेन फंक्शन ऑफ लीवर। ओके, फैट स्टोरेज का कार्य भी करता है लीवर। सम अमाउंट ऑफ फैट आल्सो स्टोर्ड इन द लीवर। फैट का स्टोरेज होता है। स्टोरेज ऑफ मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स, लाइक आयरन, जिंक, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, कूपर। ठीक है, इनका स्टोर किया जाता है लीवर के अंदर। विटामिन का स्टोर भी किया जाता है। फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से, भाई विटामिन बी एंड विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। इनके अलावा जो बचे कुचे हैं कौन कौन से, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, ये सभी फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं। तो इनका स्टोरेज कर लिया जाता है लीवर के अंदर। लेकिन जो विटामिन बी एंड विटामिन सी होते हैं वह वाटर सोल्यूबल होते हैं, और वह वाटर के साथ बॉडी से एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं एक्सक्रेटा के साथ। तो उनकी अपन को समय समय पर रिक्वायरमेंट होती रहती है। इसीलिए कहा जाता है कि दूध पीना चाहिए और खट्टे फल खाना चाहिए, क्योंकि दूध में प्रेजेंट है विटामिन बी और खट्टे फलों में प्रेजेंट है विटामिन सी। और विटामिन बी एंड विटामिन सी दोनों क्या है, वाटर सोल्यूबल। इनकी रिक्वायरमेंट हमको कंटिन्यूअसली बनी रहती है, क्योंकि यह बॉडी में, इनका बॉडी में डिपोजिशन नहीं होता, इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि वाटर सोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल है इसका मतलब क्या है, क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वाटर को तो हम एक्सक्रिएट करते हैं, इसलिए वाटर के साथ मिक्स होकर बाहर निकल जाते हैं बॉडी से, इसलिए इनका डिपोजिशन नहीं होता है। चलिए, लीवर कन्वर्ट टू बीटा कैरोटीन इनटू विटामिन ए। विटामिन ए जो गाजर खाते हैं हम, उसके अंदर प्रेजेंट होता है बीटा कैरोटीन। अब इस बीटा कैरोटीन को कन्वर्ट करना रहता है विटामिन ए में। मतलब जो विटामिन ए ले रहे हैं वो हम वास्तव में विटामिन ए नहीं ले रहे हैं, उसका प्रीकर्सर ले रहे हैं, बीटा कैरोटीन। अब इससे विटामिन ए बनाया जाता है। कौन बनाता है, लीवर। लीवर कन्वर्ट करता है इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए के अंदर। ओके, ब्लड प्यूरिफिकेशन का वर्क भी है लीवर का। 6 नंबर का फंक्शन है ब्लड प्यूरिफिकेशन। ठीक है, बैक्टीरिया एंड डेड ब्लड सेल्स आर आइसोलेटेड फ्रॉम ब्लड बाय लीवर। लीवर के अंदर से होकर जो भी ब्लड गुजरेगा, लीवर के अंदर से होकर जो भी ब्लड गुजरेगा, उस ब्लड में प्रेजेंट डेड ब्लड सेल, डेड आरबीसी और बैक्टीरिया को लीवर वहीं डेड कर देगा, या फिर उनका फेगोसाइटोसिस कर देगा, उनको किल कर देगा बैक्टीरिया को। और जो डेड आरबीसी है उनका फेगोसाइटोसिस कर लेगा। और ये जो फंक्शन है लीवर के अंदर, ये कौन सी सेल्स परफॉर्म कर रही हैं, कूफर सेल्स। कूफर सेल्स नाम पूछा जाता है बहुत, कि जो लीवर के अंदर कौन सी ऐसी सेल प्रेजेंट है जो डेड आरबीसी का फेगोसाइटोसिस करती हैं। आंसर इज कूफर सेल्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। अगला फंक्शन है इसका हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस क्या होता है, द प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स टेक प्लेस। जहां पर भी ब्लड सेल का प्रोडक्शन होता है वहीं पर हम इस टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं, हीमोपोएसिस। हीमोपोएसिस टर्म रेफर करती है ब्लड के प्रोडक्शन को। ब्लड के प्रोडक्शन से मतलब है आरबीसी के प्रोडक्शन को। द प्रोसेस इन विच प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स टेक प्लेस कॉल्ड हीमोपोएसिस। इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इट अकर्स इन लीवर। एम्ब्रियोनिक स्टेज में बोन्स इतनी डेवलप नहीं होती हैं, लाल अस्थि मज्जा इतनी डेवलप नहीं होती हैं, या इंग्लिश में कहें तो रेड बोन मेरो इतनी डेवलप नहीं होती हैं कि वह सफिशिएंट ब्लड का निर्माण कर सके। तो लीवर एक विशेष योगदान देता है एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर। क्या योगदान देता है, कि यह आरबीसी का प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट यूज देख रहे हैं इसका, सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा भाई ब्लड का जो निर्माण कर रहा है तो साथ साथ में उसके प्रोटीन का निर्माण भी कर ही लेगा। ठीक है, मैक्सिमम प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन द लीवर, लाइक एल्बुमिन प्रोटीन ब्लड के अंदर पाई जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं इसको। तो इसका निर्माण भी लीवर करता है। योग सिंथेसिस, द योग इज सिंथेसाइज्ड इन द लीवर ऑफ द फीमेल पेरेंट इन सोल्यूबल फॉर्म।
चलिए इस टर्म को थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अच्छी भी और समझने लायक है कि योग पाया जाता है फीमेल के ओवम के अंदर। भाई वैसे तो सभी अंडों के अंदर योग पाया जाता है हाई क्वांटिटी में, मुर्गी का अंडा देख लीजिए, कबूतर का अंडा देख लीजिए, कोई सा भी अंडा लीजिए, सभी अंडों में लगभग लगभग योग पाया जाता है। लेकिन जो ह्यूमन का एग जो होता है वो बहुत ही माइक्रोलेसिकल होता है, बहुत ही कम योग पाया जाता है उसमें, नाम मात्र का। क्योंकि जो ह्यूमन के जो बेबी होते हैं ना, वो योग पे डिपेंड नहीं होते, उनको पोषण कहाँ से मिलता है, मदर से मिलता है। उनमें पाया जाता है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का निर्माण होता है जहां से फूड आदान प्रदान होता है। तो उनको योग की इतनी जरूरत नहीं होती, इस वजह से योग बहुत ही कम पाया जाता है। लेकिन जितना भी योग पाया जाता है वो आता कहां से है, तो योग का सिंथेसिस होता है मदर के लीवर के अंदर। योग का सिंथेसिस मदर के लीवर के अंदर होता है और भेजा जाता है उसको उस ओवम तक और वहां स्टोर कर लिया जाता है। जो फीमेल पेरेंट है बेबी का, उसके लीवर के अंदर जो योग का निर्माण हो रहा है वो कौन सी फॉर्म में हो रहा है, सोल्यूबल फॉर्म, घुलनशील अवस्था में, ताकि वह ब्लड में घुलनशील होकर उस ओवम तक पहुंच सके और वहां जाकर वह अपनी बिहेवियर को चेंज कर लेता है, वह इनसोल्यूबल हो जाता है फिर, ठीक है, और वहीं स्टोर हो जाता है। तो ये प्रोसेस रहता है, डेवलपमेंट बायोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ाया जाता है। डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन, इट इज द रिमूवल ऑफ द अमीनो ग्रुप एज अमोनिया NH3। यह एक प्रोसेस क्या है, यह अमोनिया ग्रुप को रिमूव करने का प्रोसेस है। अमोनिया ग्रुप को रिमूव क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अमोनिया जो है यह विषाक्त है, यह हानिकारक है बॉडी के लिए, हार्मफुल है। इसलिए अमोनिया को लेस हार्मफुल सब्सटेंस यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। भाई यूरिया भी हार्मफुल है और अमोनिया भी हार्मफुल है, लेकिन अमोनिया तो कुछ ज्यादा ही हार्मफुल है, इसको ज्यादा देर तक बॉडी में हम रख नहीं सकते। तो अमोनिया को हम कन्वर्ट करते हैं लीवर के अंदर, कन्वर्ट किया जाता है, लीवर के अंदर नहीं, मतलब लीवर जगह है, तो अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और जगह कहाँ, लीवर के अंदर होता है ये प्रोसेस, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीएमिनेशन और यूरिया फॉर्मेशन। डीएमिनेशन मतलब रिमूवल ऑफ द अमीनो ग्रुप एज द अमोनिया, अमीनो ग्रुप का रिमूवल है, मतलब अमीनो ग्रुप को हम रिमूव कर रहे हैं, उसको तो बोल रहे हैं हम डीएमिनेशन, ठीक है। डीएमिनेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अमोनिया की फॉर्म में उसको रिमूव कर रहे हैं। यूरिया फॉर्मेशन क्यों, क्योंकि जो अमीनो ग्रुप रिमूव किया है ना, अब आगे जो प्रोसेस बढ़ेगा ना उससे बनेगा यूरिया, इसलिए बोल रहे हैं यूरिया फॉर्मेशन। तो डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन दोनों प्रोसेस किसके द्वारा डन होते हैं, लीवर के द्वारा डन होते हैं। ओके, डीएमिनेशन और यूरिया फॉर्मेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि दोनों हार्मफुल है, अमोनिया भी हार्मफुल है, यूरिया भी हार्मफुल है। अमोनिया को यूरिया में इसलिए कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि अमोनिया बहुत हार्मफुल है, इसलिए उसको जल्दी ही यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। और जगह क्या है, लीवर के अंदर चलता है ये प्रोसेस। चलिए आखिरी फंक्शन देख रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिक मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इन हार्मलेस मटेरियल इनटू द लीवर। भाई बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, बहुत सारी औषधियां लेते हैं हम जो हार्म साइड इफेक्ट करती हैं, तो उनको ऐसे मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है लीवर, जो कि आसानी से सोल्यूबल अवस्था में यूरिन के साथ रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। तो हार्मफुल टॉक्सिक मटेरियल्स को हार्मलेस मटेरियल में चेंज करता है कौन, लीवर। चलिए ये फंक्शन हो गए लीवर के। अब लीवर में हम बाइल जूस की बात कर लेते हैं, क्योंकि बाइल जूस का जो प्रोडक्शन है वह लीवर की हेपेटोसाइट सेल्स के द्वारा होता है। बाइल जूस एक ग्रीन येलोविश एल्कलाइन फ्लूइड होता है, हरा पेल कलर का क्षारीय द्रव होता है बाइल जूस, ग्रीन येलोविश एल्कलाइन फ्लूइड। द बाइल secreted by the hepatic cells passes through the hepatic duct and is stored and concentrated in a thin muscular sac called a gallbladder। ये लाइन ऊपर भी थी अभी, उसी को रिपीट किया गया है बाइल जूस के संदर्भ में कि कहां बनता है, कहां ले जाया जाता है, कहां स्टोर किया जाता है, कहां कंसेंट्रेटेड किया जाता है, ठीक है। इट डजंट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, और ब्लैडर कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं है। ब्लैडर सिर्फ बाइल को स्टोर करने का यूज करती है, ब्लैडर सिर्फ बाइल को स्टोर करने के लिए यहाँ पर उसका यूज किया जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लैडर का क्या योगदान है कि वह बाइल का स्टोरेज करता है, उसको कंसंट्रेट करता है ब्लैडर, ठीक है। उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं करना,
डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं कहते हैं उसको, क्योंकि जो बाइल है उसमें किसी भी टाइप का एंजाइम नहीं पाया जाता है और ब्लैडर के द्वारा भी कोई एंजाइम सीक्रेट नहीं हो रहा है। तो बाइल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइल जो सीक्रेट, ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन इस फॉर्म में कि लीवर है, लीवर का सीक्रेशन हो रहा है, पेनक्रियास का सीक्रेशन हो रहा है, स्लाइवरी ग्लैंड का सीक्रेशन हो रहा है, और एक आध और ग्रंथि दे देंगे और सामने दे देंगे ये भी एक ग्लैंड है, यह भी एक ग्लैंड है, लीवर भी ग्लैंड है, ब्लैडर भी ग्लैंड है, और क्या बोलेंगे आगे, पेनक्रियास भी ग्लैंड है। तो इसमें अपना गलत हो जाएगा कि ब्लैडर ग्लैंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें किसी टाइप का एंजाइम नहीं पाया जाता है, वह किसी भी टाइप के एंजाइम का सीक्रेशन नहीं करता है, और बाइल के अंदर भी किसी भी टाइप का एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो ये बातें ध्यान रखनी होगी। कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, बाइल जूस का कंपोजिशन, संगठन किन किन चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो पहले तो बात कर लेते पीएच, अबाउट 7 to 8, लगभग 7 से 8, स्लाइटली क्षारीय, एल्कलाइन। ठीक है, वाटर 97 to 98% वाटर पाया जाता है, बाइल साल्ट्स पाए जाते हैं 0.7%। ये सब लगभग लगभग वेरी करती हैं, ये सारी जो मात्राएं हैं ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन रेंज यही रहती है लगभग लगभग। 0.5% इसमें फैट पाए जाते हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लेसिथिन वगैरह वगैरह ये पाए जाते हैं। और अबाउट 500 ml डेली सिक्रेशन होता है बाइल जूस का। ठीक है, अब इसको ऐसे बोल सकते हैं 400 से 800, 400 से 600, ये ऑन एवरेज ऐसे अगर डायरेक्ट ऐसे बोलते हैं 500, 1000, 1500 और 2000, तो कितना बताएंगे अपन? 500। या फिर रेंज देते 400 से 600, 600 से 1200, 1200 से 1800, या 2 लीटर, ऐसे कुछ भी, तो हम रेंज यही रखेंगे 500 के आसपास वाली। बाइल एसिड एंड बाइल पिगमेंट आल्सो प्रेजेंट। ठीक है, बाइल एसिड भी प्रेजेंट होता है और बाइल पिगमेंट भी प्रेजेंट होते हैं, बाइल एसिड एंड बाइल पिगमेंट। ये बात हो गई लीवर की। ठीक है, फंक्शन ऑफ बाइल जूस की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शन है बाइल जूस के? फैट इमल्सिफिकेशन, it is the process of breaking down of the large fat globules into smaller globules and make them water soluble। भाई जो फैट होता है ना वो डायरेक्टली डाइजेस्ट तो हो जाता है, लेकिन डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता इंटेस्टाइन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि वो जो उसके जो मॉलिक्यूल्स है फैट के वो लार्ज हैं, और वहां पर जो लेक्टियल है उसमें वह इजीली अंदर नहीं मूव कर पाते हैं। ठीक है, उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो क्या किया जाए? तो उनको तोड़ दिया जाता है, छोटे 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 कणों में तोड़ दिया जाता है, और एक मिसेल बनाई जाती है। जो फूड का डाइजेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो इसको वहां अच्छे से समझेंगे स्ट्रक्चर के साथ। अभी बस फंक्शन की बात कर रहे हैं लीवर की, तो बस हल्का हल्का हम इन पे इसके टॉपिक पे बात करते हैं कि यह फैट इमल्सिफिकेशन करता है। ओके, कैसे करता है, क्या करता है, सारा प्रोसेस हम डाइजेशन के अंदर पढ़ेंगे। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एचसीएल, एचसीएल को न्यूट्रलाइज करता है कौन? बाइल जूस। भाई एचसीएल को न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, क्योंकि एचसीएल स्टमक के अंदर सीक्रेट होता है, और स्टमक के अंदर ऐसे मॉडिफिकेशन पाए जाते हैं कि वो एचसीएल से बचे जा सके। स्ट्रक्चर जो है स्टमक की इनर लाइनिंग की जो सेल्स है वह एचसीएल के प्रभाव से बच जाए। ठीक है, तो इसलिए स्टमक के अंदर तो बढ़िया मॉडिफिकेशन पाया जाता है, लेकिन जो एचसीएल फूड में मिक्स हुआ है उसको आगे जाना है इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में इतनी कोई खास व्यवस्था नहीं होती तो है थोड़ी सी म्यूकस के साथ, लेकिन स्पेशली ऐसी नहीं कि बिल्कुल ही हाई क्वांटिटी में जो पीएच है इसकी लगभग 1.3 से 2 तक इसकी पीएच रहे, और वहां पर अगर वहां भी एचसीएल पहुंच गया तो वहां जो एंजाइम है वो इस एचसीएल के प्रभाव में वर्क नहीं करेंगे। तो इस एचसीएल के प्रभाव को कम करना जरूरी रहता है, ताकि जो पेनक्रियाटिक जूस से रिलीज हो रहे हैं एंजाइम, या इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से जो एंजाइम रिलीज हो रहे हैं वो अपना प्रॉपर वर्क कर पाए। तो एचसीएल के प्रभाव को हमको कम करना रहता है, तो इसको न्यूट्रलाइज करेंगे, क्योंकि एसिड है तो बेस मिला देंगे, किसी न किसी तरीके से इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये न्यूट्रलाइजेशन का जो वर्क है ये किसके द्वारा डन किया जाता है? बाइल जूस के द्वारा। इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। ओके, ध्यान रखिए डायरेक्ट। इट स्टिमुलेट्स पेरास्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन। वही क्रमानुकुंचन जो गतियां होती हैं इंटेस्टाइन की वो कौन स्टिमुलेट करता है? बाइल जूस। क्रमानुकुंचन गतियां जरूरी है भाई, फूड जो पचता जाएगा उसको आगे बढ़ाना जरूरी रहता है भाई, चलते रहो बढ़ते रहो, क्योंकि इधर से फूड लेते रहते हैं हम, आगे बढ़ना जरूरी है, डाइजेशन हो के आगे चलना जरूरी है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हो गया है, अब वो अपशिष्ट की तरह पड़ा है वहां पे, तो अपशिष्ट पदार्थ को आगे
मूव करना जरूरी रहता है। तो इसके लिए स्पेशल मूवमेंट कौन से होते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जिसको हम बोल सकते हैं कर्मानुकुंचन गतियां। ठीक है, संकुचन शिथिलन, संकुचन शिथिलन, तो ऐसे ऐसे फूड आगे बढ़ता रहता है। लाइपेज एक्टिवेशन, लाइपेज का एक्टिवेशन यहां पर होता है किसके द्वारा? बाइल जूस के द्वारा। बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज इज सीक्रेटेड, जो बाइल साल्ट के द्वारा जो लाइपेज सीक्रेट हो रहा है ना, सॉरी, जो बाइल साल्ट के द्वारा जो लाइपेज एक्टिवेट हो रहा है ना, यह किसके द्वारा सीक्रेट होता है? पेनक्रियाज के द्वारा, पेनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होता है। ठीक है, और कहां पर इसकी जो सीक्रेशन, भाई पेनक्रियाज के द्वारा तो सीक्रेशन हो रहा है, लेकिन इस सीक्रेशन को कहां डालते हैं? इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। बाइल साल्ट एक्टिवेटेड लाइपेज इज सीक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज इनटू इंटेस्टाइन। बन कहां रहा है? सीक्रेट कहां हो रहा है? पेनक्रियाज में, लेकिन इसको कहां कहां भेज रहे हैं? इंटेस्टाइन में। ठीक है, और जो लाइपेज है उसको एक्टिव कौन कर रहा है? बाइल, बाइल जूस, और बाइल जूस में स्पेशली कौन? बाइल साल्ट। तो बाइल साल्ट लाइपेज को एक्टिव करते हैं। लाइपेज कहां सीक्रेट होता है? पेनक्रियाज से सीक्रेट होता है। कहां बनता है? पेनक्रियाज में बनता है। ठीक है, ठीक है, ओके। और कहां इसको डाला जाता है? इंटेस्टाइन के अंदर, फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन के लिए। ओके, तो लाइपेज कहां बन रहा है? लाइपेज बन रहा है पेनक्रियाज के अंदर। किसके द्वारा उसको एक्टिव किया जा रहा है? बाइल साल्ट के द्वारा। ठीक है, और कहां डाला जा रहा है? इंटेस्टाइन में डाला जा रहा है। किस रेफरेंस में, किस वजह से डाला जा रहा है? क्यों हो रहा है ये? क्योंकि फैट का डाइजेशन करना है। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। द लाइपेज एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट, लाइपेज एक्ट्स ऑन इमल्सिफाइड फैट एंड कन्वर्ट इट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लाइपेज जो है वह इमल्सिफाइड फैट पे वर्क करता है, क्रिया करता है, और कन्वर्ट कर देता है इसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल क्या करेंगे? ये मिसेल बनाएंगे, और मिसेल का क्या होगा? मिसेल को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा इंटेस्टाइन के द्वारा और लेक्टियल में डाल दिया जाएगा। वहां पर जाके दोबारा विघटित हो जाते हैं और दोबारा इनके जो भी वांछनीय होते हैं वो चीजें बना लेते हैं, ग्लिसरॉल बन जाता है। ठीक है, बाइल प्रिवेंट द फूड, ये क्यों बनता है? क्या ये प्रोसेस आएगा अभी नेक्स्ट लेक्चर में? भाई फैट का डाइजेशन अभी ऐसे मत सोचना है हल्के में निकाल दिया इसको, इसको पूरा प्रोसेस है इसका डाइजेशन में, लेकिन वो नेक्स्ट पार्ट है अपना, वहां पढ़ेंगे इसको। अभी सिर्फ हम फंक्शन देख रहे हैं, तो बस एक एक लाइन में फंक्शन क्लियर कर रहे हैं। इनकी डिटेल्स, कैसे डाइजेशन करता है, कैसे मिसेल बनती है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में जब डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ेंगे तो वहां हम इसको क्लियर करेंगे डिटेल में। चलिए, बाइल प्रिवेंट द फूड फ्रॉम डिकम्पोजिशन, इट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया। भाई फूड सड़ वड़ नहीं जाए कहीं ज्यादा ही, है ना, तो उसको कौन प्रिवेंट करता है? ये बाइल, और बैक्टीरिया को किल कर देता है, डिकम्पोजिशन से बचाता है, फूड के डिकम्पोजिशन से बचाता है बाइल। ठीक है, तो अब तक हमने बात की सलाइवरी ग्लैंड्स की, लीवर की। अब बात कर रहे हैं पेनक्रियाज की। पेनक्रियाज, पेनक्रियाज भी एक ग्लैंड है। द पेनक्रियाज इज कंपाउंड ग्लैंड, कंपाउंड ग्लैंड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यह बोथ टाइप की ग्लैंड है। बोथ कौन कौन सी? एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ठीक है, दोनों टाइप की नेचर रखती है, एक्सोक्राइन भी एंडोक्राइन भी। एंडोक्राइन नेचर 1%, एक्सोक्राइन नेचर 99%, मतलब 99% जो इसका भाग है वह एक्सोक्राइन है, और 1% भाग होता है इसका एंडोक्राइन। एंडोक्राइन भाग से हार्मोन रिलीज होते हैं, एक्सोक्राइन भाग से एंजाइम रिलीज होते हैं। चलिए लाइन टू लाइन क्लियर करते हैं। एनसीईआरटी की लाइनें बहुत सारी, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी की लाइनें अलग से लाइनें बहुत ही कम लिखी गई हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही मेन बुक है अपनी जो एग्जाम क्लियर करवाएगी। द पेनक्रियाज इज कंपाउंड, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों नेचर है। द पेनक्रियाज इज कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ सी शेप्ड डुडेनम। ठीक है, लिम्ब का कौन, लिम्ब किसको बोल रहे हैं? डुडेनम को। लिम्ब का मतलब वो नहीं है हाथ पैर, लिम्ब कौन सा? इंटेस्टाइन का लिम्ब, और इंटेस्टाइन का कौन सा लिम्ब? सी शेप्ड, उसको क्या बोलते हैं? डुडेनम। तो द पेनक्रियाज इज कंपाउंड इलोंगेटेड ऑर्गन situated between the limb of the C-shaped duodenum. Okay, clear. The exocrine portion secrete an alkaline pancreatic juice containing enzymes. ठीक है,
एक्सोक्राइन पोर्शन क्या सीक्रेट करता है? एल्केलाइन पेनक्रियाटिक जूस, जो कि कंटेन करता है एंजाइम्स। द एंडोक्राइन पोर्शन सीक्रेट हॉर्मोन्स। कौन कौन से हॉर्मोन? इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमेटोस्टेटिन वगैरह वगैरह, ये हार्मोन रिलीज किए जाते हैं। चलिए डायग्राम देखते हैं। भाई ये तो आ रही है इसोफेगस, कहां आ गई ये? स्टमक के अंदर, ये रहा जे शेप स्टमक, ठीक है, ये स्टमक हो गया जे शेप। अब यहां से स्टमक से ये सी शेप्ड या बोल सकते हैं यू शेप्ड डुडेनम निकलेगी, ठीक है। अब इस डुडेनम का जो सी शेप डुडेनम है, इसके बीच में ये प्रेजेंट है पेनक्रियाज, ये जो राउंड किया है ये पेनक्रियाज, ठीक है। 5 से 10 मिनट का लेक्चर और बचा है अपना, बस अभी क्लियर करते हैं सारे डाउट, जितने भी डाउट बच रहे हो सारे क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा पेनक्रियाज, पेनक्रियाज यहां प्रेजेंट है और सीक्रेट करेगा ये इसके सीक्रेशन कौन कौन से? एक्सोक्राइन से सीक्रेट करेगा एंजाइम्स, एंडोक्राइन से सीक्रेट करेगा हार्मोन, ठीक है। तो ये पेनक्रियाज रहा अपना, तो लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी। ये ऊपर से कॉमन बाइल डक्ट आ रही है और ये यहां से पेनक्रियाटिक डक्ट आ गई और दोनों ने मिलकर हिपेटिक पेनक्रियाटिक डक्ट बना ली। चलिए नेक्स्ट डायग्राम में समझते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, सिंगल स्टेटमेंट है इस स्लाइड पे, इसको कवर करते हैं, फिर दोनों डायग्राम पे फोकस करेंगे। The bile duct and pancreatic duct open together into the duodenum as the common hepatopancreatic duct। यही बात हमने लीवर के टाइम भी की थी कि बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों ने मिलकर क्या बना ली है? कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। बना होना कुछ नहीं लिए, बस दोनों कंबाइंड हो चुकी हैं, तो बस नाम चेंज कर दिया, कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर, जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। चलिए फोकस करते हैं डायग्राम पे। फर्स्ट डायग्राम देखिए, ये रहा ब्लेडर ग्रीन कलर का, ये रही डक्ट ऑफ फ्रॉम लीवर, डक्ट फ्रॉम लीवर, लीवर से डक्ट आ रही है जिनको क्या बोलेंगे? हिपेटिक डक्ट। ये रही सिस्टिक डक्ट, ब्लेडर की डक्ट को सिस्टिक डक्ट, लीवर की डक्ट को हिपेटिक डक्ट। जब दोनों कंबाइंड हो गई, दोनों एक साथ मिल गई और एक नली बन गई दोनों की मिला के, तो कॉमन बाइल डक्ट बोल दिया। और जब ये ग्रीन कलर की देखिए, ये ग्रीन कलर की नली जा रही है यहाँ पर, ये आगे डुडेनम के यहाँ जस्ट ज्वाइन करने वाली है डुडेनम को, लेकिन ज्वाइन करने से पहले, डुडेनम को ज्वाइन करने से पहले इसने ज्वाइन कर लिया है पेनक्रियाटिक डक्ट को। जब दोनों ने एक दूसरे को ज्वाइन कर लिया है तो नाम दे दिया है हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। और दोनों कहां जाकर ओपन हुई है? डुडेनम में। डुडेनम कौन है? स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, डुडेनम सी शेप्ड या यू शेप, हिंदी में कहें तो ग्रहणी, ठीक है। चलिए दूसरा डायग्राम देखिए और अच्छे से पढ़िए। ये रहा ब्लेडर, ये रही कॉमन बाइल डक्ट, इधर से आ रही हिपेटिक डक्ट, दोनों मिल गई, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट हो गई। चलिए ये रहा पेनक्रियास, ये आ रही है पेनक्रियास की येलो कलर की डक्ट, ये नीचे वाली डक्ट पे ध्यान देना, नीचे वाली डक्ट और ग्रीन कलर की डक्ट दोनों मिल गई तो बोल दिया हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब इस जो डक्ट है, इस डक्ट को जो स्फिंक्टर कंट्रोल करेगा यहाँ वाले फ्लो को, उस स्फिंक्टर को बोल रहे हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडी। और जो इस जो डक्ट का फूला हुआ भाग है उसको बोल रहे हैं एम्पुला वाटर। देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो चुकी है, आप बेसिक चीजें ध्यान रखिए, नॉर्मल रटने की जरूरत नहीं भाई। जो डक्ट ऊपर से आ रही है उसको बोल दिया कॉमन बाइल डक्ट, जो पेनक्रियाटिक डक्ट है उसको बोल दिया पेनक्रियाटिक डक्ट। जब दोनों डक्ट एक साथ कंबाइंड हो गई तो बोल दिया कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब जब कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट अपने फ्लो को डालेगी किसमें? सी शेप्ड डुडेनम में, तो उस फ्लो को कंट्रोल भी करना रहेगा, तो यहां पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, तो उस स्फिंक्टर को बोलेंगे हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ये तो बात क्लियर होगी। साथ ही एक और टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पे एम्पुला ऑफ वेटर। एम्पुला मतलब फूला हुआ भाग। भाई जो डक्ट ओपन हो रही है ना डुडेनम में, अब वो फूल भी गई तो उसको एक और नाम दे दिया एम्पुला ऑफ वेटर। सभी नाम इसी जगह के हैं, बस अलग अलग संदर्भ में बोले गए हैं। दोनों ने ज्वाइन कर लिया तो हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। अब इसको जो कंट्रोल करेगा स्फिंक्टर, उसको बोल दिया स्फिंक्टर ऑफ ओडी। अब ये ज्वाइन तो कर ली लेकिन फूल भी गई, एम्पुला बन गया तो बोल दिया एम्पुला ऑफ वेटर। सभी नाम एक ही स्ट्रक्चर पे, सारे तीर एक ही स्ट्रक्चर पे जा रहे हैं, लेकिन सभी नाम अलग अलग संदर्भ में दिए गए हैं। ध्यान रखना 3 चीजें हो रही हैं यहाँ पर। एक तो नलियों के ज्वाइन करने के बेसिस पे नाम दिया है अपन ने कॉमन हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, एक नाम दिया है हमने इनके स्फिंक्टर के बेसिस पे कि इनके फ्लो को कंट्रोल करेगा तो बोल दिया स्फिंक्टर ऑफ ओडी। एक नाम दिया है कि ये नली फूल गई, एम्पुला बना लिया तो बोल दिया एम्पुला ऑफ वेटर। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। पेनक्रियास है ना, पेनक्रियास चल रहा है अपना, आगे बढ़ते हैं। पेनक्रियास इज मेड अप ऑफ मेनी असिनी।
असिनी एक वर्ड आया है, ध्यान रखने योग्य है, असिनी। पेनक्रियास इज मेड अप ऑफ मेनी असिनी, इट इज द एक्सोक्राइन पार्ट। भाई पेनक्रियास का जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसको असिनी बोलते हैं, और कितने परसेंट पाया जाता है ये 99%। और सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करेगा। भाई बहुत ही क्लियर कट लाइन है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। पेनक्रियास है एक स्ट्रक्चर, 99% एक्सोक्राइन पार्ट है, 1% एंडोक्राइन पार्ट है। जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा, और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो हार्मोन बनाएगा। जो एक्सोक्राइन पार्ट है उसको असिनी बोल रहे हैं, और जो एंडोक्राइन पार्ट है उसको बोलेंगे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, रिपीट हुआ है सेम क्वेश्चन। लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती हैं? अरब सागर में, पेनक्रियाज में, लीवर में, स्टमक में। तो कहां पाई जाती हैं? पेनक्रियाज में। लैंगरहैंस की दीपिकाएं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। Every acini opens into pancreatic duct and many of pancreatic ducts combine to form main pancreatic duct, जिसको बोलते हैं duct of विरसंग, and accessory pancreatic duct, जिसको बोलते हैं duct of Santorni। देखिए प्रीवियस डायग्राम देखते हैं, आपने यहां पर एक डाउट आया होगा आपके कि देखिए पेनक्रियाटिक डक्ट चल रही है, लेकिन आगे आगे चलती है, दो भागों में विभाजित हो गई है। एक भाग ने तो ज्वाइन कर लिया है कॉमन बाइल डक्ट को, ठीक है। और जब देखिए दूसरा भाग अलग से ही, सेल्फ अलग से ही जाके खुल रहा है डुडेनम में, तो इसको बोलेंगे असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट। और इसको एक और नाम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। अब क्वेश्चन आता है डक्ट ऑफ सेंटोरिनी किसे कहा जाता है? तो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहा जाता है पेनक्रियास की असेसरी डक्ट को, असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट को, ठीक है। डक्ट ऑफ विरसंग किसे कहा जाता है? तो उसे पेनक्रियाटिक डक्ट को डक्ट ऑफ विरसंग कहा जा सकता है। भाई हमारे पास यहाँ पेनक्रियास की दो ही डक्ट है, एक तो मेन डक्ट जिसको बोल रहे हैं पेनक्रियाटिक डक्ट, और उसी को बोल रहे हैं डक्ट ऑफ विरसंग। एक दूसरी डक्ट जो सेल्फ ही अलग से ही डुडेनम के अंदर जाके खुल रही है, ठीक है, तो उसको बोल रहे हैं असेसरी डक्ट या असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, या फिर बोल रहे हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, ठीक है। ये रहा साइंटिस्ट का नेम। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि एवरी एसिनी ओपन्स इनटू पेनक्रियाटिक डक्ट, सभी एसिनी पेनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होती है। अपना अपना सिक्रेशन डालेगी तो भाई डक्ट जरूरी है, तो सभी एसिनी पेनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होती है। एंड मेनी पेनक्रियाटिक डक्ट, बहुत सारी पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर एक कंबाइंड डक्ट बना लेती है, मेन पेनक्रियाटिक डक्ट, जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। और एक असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट भी निकल जाती है अलग से, तो उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। इजी इजी बातें हैं सारी। चलिए, द एंडोक्राइन पार्ट इज सराउंडेड बाय असिनी कॉल्ड आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ओके। और द एंडोक्राइन पार्ट सीक्रेट हॉर्मोन सच एज अ ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। ग्लूकागोन जो है वह इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस की अल्फा सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, while इंसुलिन इज सीक्रेटेड बाय बीटा सेल and somatostatin is secreted by delta cell, ओके। तो ये भी यहां से क्वेश्चन बनता है। ग्लूकागोन ये लिख दिया किसके द्वारा? अल्फा सेल के द्वारा। इंसुलिन किसके द्वारा? बीटा सेल के द्वारा। कौन सी सेल? बीटा सेल। और सोमेटोस्टेटिन किसके द्वारा? डेल्टा सेल के द्वारा, ओके। तो द एंडोक्राइन पार्ट सीक्रेट हार्मोन सच एज ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। तो ये सारे क्लियर है, यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रक्चर क्लियर है। अब कोर कीजिए स्ट्रक्चर पर, आपको दिखाते हैं लैंगरहैंस के द्वीप। ये रहे आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस, ये रहे बीच में, ये जो मैंने सर्कल किया है ना, ये पूरा पोर्शन है लैंगरहैंस का द्वीप, ओके। और जो ये राउंड राउंड सर्कल है बाहर, एक 1, सर्कल नंबर 2, सर्कल नंबर 3, सर्कल नंबर 4, सर्कल नंबर 5, सर्कल नंबर 6, सर्कल नंबर 7 और सर्कल नंबर 8। ये सभी क्या हैं? ये असिनी हैं। ये जो आउटर सर्कल है ना, ये असिनी है। ये एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पेनक्रियास हैं। ये टोटल पेनक्रियास का 99% है। ये सीक्रेट करते हैं पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। और ये रखते हैं दो टाइप की डक्ट,
एक तो मेन पेनक्रियाटिक डक्ट जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन, एक बोलते हैं असेसरी डक्ट जिसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटर्नी। तो ये तो होगी अपनी एक्सोक्राइन पार्ट की। अब मिडल में प्रेजेंट है भाई, ये असिनी ने उसको घेर रखा है मिडल पार्ट को, जो कि एंडोक्राइन पार्ट है। तो मिडल में एंडोक्राइन पार्ट है, ठीक है, सराउंडेड बाय असिनी, जिसको बोल रहे हैं आइसलेट ऑफ लैंगरेंज। क्या सीक्रेट करता है? हार्मोन। कौन कौन से? ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन एंड पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। कौन सी सेल्स के द्वारा? भाई जो आइसलेट ऑफ लैंगरेंज है ना, इसके द्वारा स्पेशल स्पेशल सेल प्रेजेंट है इसके अंदर, उनके द्वारा सीक्रेट हो रहे हैं ये हार्मोन। तो एक टाइप की तो है यहाँ पर अल्फा सेल, ये देखिए ये रही अल्फा सेल, ये क्या सीक्रेट करेगी? ग्लूकागोन। ये रही नीचे बीटा सेल, ये क्या सीक्रेट करेगी? ये सीक्रेट करेगी इंसुलिन। और ये रही डेल्टा सेल, ये क्या सीक्रेट करेगी? ये सीक्रेट करेगी सोमेटोस्टेटिन। चलिए पेनक्रियास की स्ट्रक्चर देखिए अच्छे से, ये रहा पेनक्रियास, ये पेनक्रियास, ओके, ये रहा पेनक्रियास, और इसके ऊपर ये रहा जे शेप स्टमक नजर आ रहा होगा, और ये बना दिया मैंने सी शेप डुडेनम, और डुडेनम में जाके खुलती है पेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। ये आ रही ऊपर से ग्रीन कलर की कॉमन बाइल डक्ट, और इसने पेनक्रियाटिक डक्ट को ज्वाइन कर लिया, और दोनों जब ज्वाइन हो गई तो बोल दिया हमने कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ओके, क्लियर। अब आप देखिए ये जो पेनक्रियास के अंदर व्हाइट व्हाइट चल रहा है ना नली, एक नली तो इधर आ गई है जिसने बना ली कॉमन हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, एक दूसरी नली सेल्फ ही अलग से जाके खुल गई डुडेनम में, ठीक है। तो इसको बोलेंगे असेसरी पेनक्रियाटिक डक्ट, और जो डक्ट बाइल डक्ट के साथ मिलेगी उसको बोलेंगे मेन पेनक्रियाटिक डक्ट। तो सारे डाउट क्लियर है यहां पर। चलिए, पेनक्रियाटिक जूस ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, कंपोजिशन की बात करें भाई अपन, ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, एल्कलाइन होता है, और स्मेल्ड लिक्विड होता है, हाईली स्मेल्ड लिक्विड होता है ये पेनक्रियाटिक जूस। ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, और एल्कलाइन मतलब क्षारीय होता है। सीक्रेटेड बाय एक्सोक्राइन सेल्स ऑफ पेनक्रियास, अभी बात करके आए हैं हम। सीसीके कोलेसिस्टोकाइनिन एंड सिक्रेटिन हार्मोन, दोनों हार्मोन कौन कौन से? एक तो सीसीके हार्मोन जिसको क्या बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, एक हार्मोन है सिक्रेटिन। तो इन दोनों हार्मोन के द्वारा पेनक्रियाटिक सिक्रेशन सीक्रेट करवाया जाता है। सीसीके एंड सिक्रेटिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर पेनक्रियाटिक सिक्रेशन। ओके, तो ये तो बात की हमने पेनक्रियाटिक जूस की स्पेशल पॉइंट की कि क्या नेचर है, कैसा दिखता है, कौन से हार्मोन के द्वारा सीक्रेट होता है, अभी तक तो ये बात हुई। अब मेन बात करते हैं कंपोजिशन की, ठीक है। कंपोजिशन की मेन बात ये है, कंपोजिशन में हम ये चीजें लिखते हैं, पीएच लिखते हैं, पीएच कितनी है 7.5 टू 8.4। कहने का अर्थ है कि क्षारीय है, स्लाइटली एल्कलाइन, वाटर 99%। एंजाइम कौन कौन से? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, अमाइलेज, लाइपेज, न्यूक्लियेजेज, इन सब का क्या यूज है, किस टाइप के पदार्थ पे वर्क करेंगे, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में फूड के डाइजेशन में देखेंगे, ठीक है। इनऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है, कौन आते हैं इसमें? मिनरल्स, ठीक है। तो ये बात हो गई अपनी पेनक्रियास की। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम फूड का डाइजेशन करेंगे। भाई हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर पढ़ ली, ग्लैंड्स पढ़ ली, अब प्रोसेस रहेगा कि फूड का डाइजेशन होता कैसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा अपना फूड के डाइजेशन के ऊपर। आज के लेक्चर का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, क्या पढ़ा? सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ी। कितने टाइप की होती हैं? 3 टाइप की होती हैं। पैराटिड ग्लैंड 1 पेयर, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड 1 पेयर, सब लिंगुअल ग्लैंड 1 पेयर, ठीक है। इनके सिक्रेशन की बात की। देन हम आए लीवर के ऊपर। लीवर भी एक लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, ठीक है। यह भी एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करती रहती हैं, हार्मोन भी सीक्रेट होता है लीवर के द्वारा। क्या यूज है इसके? बहुत सारे यूज हैं, बायोकेमिकल फैक्ट्री बोलते हैं, बहुत सारे प्रोसेस पढ़े हमने, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ये चीजें पढ़ी। उसमें बहुत सारे हीमोपोइसिस का वर्क करता है, ओर्निथिन साइकिल चलती है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, ये सारे फंक्शन हमने पढ़े। देन उसके बाद हमने बात की पेनक्रियास की। पेनक्रियास कैसी स्ट्रक्चर है, किस टाइप की सेल्स पाई जाती है, कौन कौन से टाइप के एंजाइम्स और हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं, क्या योगदान है इनका, किस टाइप का नेचर है इस पेनक्रियाटिक जूस का, क्या कंपोजिशन है, पीएच ध्यान रखने योग्य, पीएच विशेष ध्यान रखना, पीएच पूछी जाती है, ठीक है। एंजाइम पूछे जाते हैं कि कौन सा एंजाइम कौन सी ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट हो रहा है, ठीक है।
तो ये सभी बातें हो गई आज की अपनी ग्लैंड्स के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फूड। थैंक यू।